नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत फरवरी 2023 की क्रॉनिकल पढ़ रहे थे। और इसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है सार संक्षेप, जिसके अंतर्गत हम लोग चर्चित व्यक्तियों के बारे में, पुरस्कार के बारे में, निधन के बारे में, कुछ नई नियुक्तियों के बारे में और जो कुछ महत्वपूर्ण दिवस होते हैं सबका अध्ययन करेंगे। हम लोग देखते हैं सबसे पहले चर्चित व्यक्ति के बारे में। तो जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी होंगी उन्हीं का अध्ययन करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। जो भी इसमें कटवा दिया गया है, काट दिया गया है, वह कतई महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग इसमें देखते हैं पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन के बारे में। पूर्व चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन का 96 वर्ष की आयु में शंघाई में निधन हो गया। जियांग जेमिन 1996 में भारत का दौरा करने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति थे, तो इस वजह से थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है। बाकी पूछा नहीं जाएगा, यह भी, इसको भी ध्यान रखिएगा, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत की यात्रा किया था। इन्हें वैश्विक व्यवस्था के साथ देश के एकीकरण और विश्व शक्ति के रूप में उच्च स्थिति का श्रेय भी दिया जाता है, तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। अहोम राजा छोलुंग सुखफा प्रख्यात विद्वानों द्वारा महान असम का एकीकरण करने वाले अहोम राजा सुकफा की भूमिका पर प्रकाश डालने के साथ असम दिवस मनाया गया। सुकफा 13वीं शताब्दी के महान शासक थे। इन्होंने अहोम साम्राज्य की नींव रखी थी। अहोम साम्राज्य ने असम पर 6 सदियों तक शासन किया था। तो अहोम, इसके बारे में जानते रहेंगे। अहोम राजा छोलुंग सुकफा के बारे में जानते रहेंगे। मान लीजिए आई किस राज्य से संबंधित हैं, तो अगर आप नहीं ध्यान दे रहेंगे तो असम से संबंधित हैं। कौन? राजा छोलुंग सुकफा। और इन्हीं की भूमिका पर प्रकाश डालने के साथ असम दिवस भी मनाया जाता है। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, थोड़ा सा देख लेंगे, आगे बढ़ेंगे। पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमन, तो इनकी जो जयंती थी उस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि होता ही है, शिष्टाचार है, पुष्पांजलि अर्पित की। हम इनके बारे में देखते हैं। 8वें राष्ट्रपति थे, वकील थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महान राजनेता रहे और देश की राजनीति अपने जीवन में कई वर्ष दिए। जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु में, तंजौर के पास पट्टुकोट्टई के छोटे से गांव राजमदम में। तो यह फैक्ट याद कर लेंगे, आर वेंकट रमन का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु राज्य में हुआ था। अगर उनके बारे में और बात करें तो देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बने, तो ये सब जानते रहेंगे। थोड़ा सा आगे बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है श्रमिक कानून। 1949 में उन्होंने श्रमिक कानून नामक पत्रिका शुरू की थी। मान लीजिए कभी पूछ ही लिया जाए चर्चा में इनका जन्मदिवस आया है, तो जयंती आई है, तो श्रमिक कानून पत्रिका किसने शुरू किया? तो आर वेंकट रमन ने। बात करेंगे हम लोग, 2009 में इनका निधन हो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, पहले राष्ट्रपति रहे। इनकी भी 138वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्जित किया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो ये सब शिष्टाचार चलता ही रहता, सब जानते हैं। विद्वान, दूरदर्शी लेखक और वकील ये भी थे। इनका जो फैक्ट है, जहाँ से प्रश्न आ सकता है, वह यह है कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 2 पूर्ण कार्यकाल की सेवाएं दी। 1962 उन्हें भारत रत्न दिया गया। और इनका जो जन्म हुआ था बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में। बीपीएससी में तो बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। आगे हम लोग बात करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्होंने भारतीय संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष के रूप में संविधान के निर्माण प्रक्रिया की संपूर्ण देखभाल की, जिसके आधार पर भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अगर देखा जाए तो संविधान का पूरा श्रेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही जाता है, क्योंकि इन्हीं की देखभाल में सभी लोगों ने काम किया, चाहे वो अम्बेडकर हों या चाहे कोई और हो। आगे हम लोग बात करते हैं 1946 में कांग्रेस द्वारा गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। यह फैक्ट भी याद रखेंगे कि अंतरिम सरकार में वह क्या थे, तो अंतरिम सरकार में उनके पास जो पोर्टफोलियो था वह खाद्य और कृषि। बात करेंगे अरविंदो की 150वीं जयंती पर, कोई बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी छोड़ देंगे। पुद्दुचेरी से इनका संबंधित है, आगे उसको देखते हैं। अगर अरविंदो का जीवन परिचय देखें तो इनका जो जन्म हुआ था कलकत्ता में हुआ था। क्रांतिकारी थे, राष्ट्रवादी थे, कवि थे, शिक्षाविद थे, योगी और दार्शनिक थे। इनके बारे में अगर कोई महत्वपूर्ण फैक्ट है तो यह है कि ये भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में जाने गए और राजनीतिक गतिविधियों के कारण इन्हें वर्ष 1908 में अलीपुर बम कांड, याद रखेंगे, अलीपुर बम कांड से संबंध किसका है? महारथी अरविंदो का।
और बाद में पौंडीचेरी में इनके द्वारा आध्यात्मिक साधकों के एक समुदाय की स्थापना की गई। वर्ष 1926 में अरविंदो आश्रम के रूप में स्थान लिया। तो अरविंदो आश्रम कहाँ है? पुदुचेरी में, ये जगह याद रखेंगे। और अलीपुर बमकान से महर्षि अरविंदो का संबंध है। बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, 17वें मुख्यमंत्री। और कितनी विधानसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में? तो ये मिलाने का आया हुआ है बार एग्जाम में। और जो अब भाई 28 राज्य हैं, 8 यूटीज हैं, तो सबका तो पूछेगा नहीं। जो वर्तमान में चर्चा में रहेंगे राज्य, जहाँ पे चुनाव वगैरह हुआ होगा, उन्हीं का पूछता है। तो अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था दिसंबर में, तो यहाँ कितनी सीट है? 68। आगे बात करते हैं हम लोग। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के तहत 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बनाया गया था, या यह भी याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 4 सीटें हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। भूपेंद्र पटेल राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अब गुजरात में कितनी सीटें विधानसभा में? 182 सीट है, जिसमें भाजपा ने 156 सीटें जीती। तो गुजरात में कितनी सीटें हैं? 182। यह भी याद रखेंगे, ये भी आ सकता है दूसरा राज्य मिलाने के लिए। केवी साजी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का नया अध्यक्ष नामित किया गया। नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। यह देश के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक विकास बैंक है। 1982 में स्थापना हुई इसकी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत एक सांविधिक निकाय है। मुख्यालय इसका मुंबई में है और शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। मनोनीत राज्यसभा सदस्य पीटी उषा लोक उपाध्यक्ष के राज्यसभा जो उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष के पैनल में शामिल हुई हैं। तो पूर्व एथलीट और मनोनीत राज्यसभा सदस्य पीटी उषा को उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया। यह राज्यसभा के इतिहास में पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत मेंबर बन गई हैं। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। और पीटी उषा से संबंधित कई फैक्ट इस बार हम याद रखेंगे, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट अगर यहाँ से देखें तो इनको पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। नवंबर 2022 में पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है, ये प्रश्न आ सकता है। दिनेश कुमार शुक्ला 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, देख लेंगे इसको भी। अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के बारे में, तो इसकी स्थापना जो हुई वह है 15 नवंबर 1983 को। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। एक और फैक्ट की बात करें, दिसंबर 2022 में प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अनुष्का शर्मा को। यह भी प्रश्न करके पूछ लेता है। बात करेंगे हम लोग हेमंत गुप्ता नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, पूछा जा सकता है। बात करेंगे हम लोग भारतीय मूल के पंजाबी मिक्की होथी अमेरिका में मेयर। तो अमेरिका के भारतीय मूल के पंजाबी मिक्की होथी को अमेरिका में मेयर चुना गया है। उत्तरी कैलिफोर्निया के लोधी शहर का 117वां मेयर चुना गया है। तो ये तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन होथी जो हैं अमेरिका में इस प्रतिष्ठित पद पर हासिल करने वाले पहले सिख बन गए हैं। तो 2 स्टेट में बहुत महत्वपूर्ण कहाँ के हैं? उत्तरी कैलिफोर्निया के, और पहले सिख बने हैं, तो यह याद रखेंगे। सिद्बनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। फिजी में भी हिंदी सम्मेलन भी हुआ था, तो इस वजह से पूछा जा सकता है कि सिद्बनी फिजी चर्चा में था। तो सिद्बनी राबुका, एक तो देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बहुत छोटे छोटे देशों का एक प्रश्न वहाँ से आता ही है, तो फिजी के ही प्रधानमंत्री का नाम याद रखेंगे, सिद्बनी राबुका। फिजी का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, 12वें प्रधानमंत्री। फिजी के बारे में बात करें तो दक्षिणी प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीपीय देश है। यह न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड से करीब 2000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं कि कुछ निधन हो गया इनका, देखते हैं। डोमिनिक लेपियरे, ये चर्चा में इनका निधन हो गया। प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लेपियरे का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एक उनको किस लिए जाना जाता है? कोलकाता के एक रिक्शा चालक के जीवन की कठिनाइयों पर केंद्रित द सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम एट मिडनाइट, इनकी 2 बहुत चर्चित पुस्तकें कई बार एग्जाम में आई। अगर आप PYQ देखेंगे तो उसमें देखिएगी द सिटी ऑफ जॉय किसकी है? डोमिनिक लेपियर की, और फ्रीडम एट मिडनाइट डोमिनिक लेपियर की।
इनको पद्म भूषण भी दिया गया था 2008 में, यह भी याद रखेंगे। बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार का, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है, महत्वपूर्ण है। हिंदी में किसको दिया गया? बद्री नारायण को, तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए। अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को दिया गया है। उर्दू के लिए अनीस अशफाक को इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगर हम बात करें तो संस्कृत में किसको मिल रहा है, यह भी देख लेते हैं। तो संस्कृत में मिला है दीप माणिक्य कविता के लिए जनार्दन प्रसाद पांडे मणि को। संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी, ये 4 का रट लेंगे हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर कुछ और महत्वपूर्ण है साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्यिक सम्मान है जिसे साहित्य अकादमी हर साल प्रदान करती है। भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है और पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिए गए थे। तो 2 महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से, साहित्यिक तो है ही है, 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा शामिल है 22 भाषा प्लस 2 राजस्थानी और अंग्रेजी, कुल मिला के 24 भाषाओं में दिया जाता है। स्टेटमेंट याद रखेंगे। और सर्वप्रथम कब दिया गया था? 1955 ईस्वी में। आगे हम लोग बात करते हैं, 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाता है, यह भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022, तो भारतीय रेल को वर्ष 2022 के लिए 9 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर कुछ जगह देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी पड़ती और जो भी चीज़ें छोड़ दी गई हैं या हमारे द्वारा कटवा दी जाती हैं, अगर वहाँ से कभी प्रश्न आ ही नहीं सकता। और आज तक मैं देखता हूँ, अगर 6 साल का अनुभव देखें तो कभी कोई ऐसा प्रश्न आया ही नहीं। 2022 में सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन देख लेते हैं क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर एक बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है हमारे देश की, तो इनके नाम से पुरस्कार दिया जा रहा है, तो इसको देख लेते हैं। संयुक्त रूप से सुदीप सेन को ने अपनी शैली एंथ्रोपोसीन, क्लाइमेट चेंज, कैटेगियन, सांत्वना और शोभना कुमार को उनके हाइबुन संग्रह ए स्काई पुला बकेट लिस्ट के लिए जीता। तो कौन कौन जीते हैं? सुदीप सेन और शोभना कुमार, ये 2 लोग जीते हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार, तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, इसको देख लेंगे, छोड़ देंगे। इसको याद देख लेंगे किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार शुरू किया गया है सामाजिक और आर्थिक प्रयोजन के लिए नैयर फाउंडेशन द्वारा, तो ग्रामीण विकास में दिया जाता है। जरा सा इस पर नज़र बना के निकल जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है। ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर द्वारा 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची जारी की गई है, जिसमें शाहरुख खान एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं जिन्हें दिसंबर 2022 में ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। तो ये सब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये जरा सा इसे देखते हुए निकल जाएंगे। आगे हम बात करेंगे, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल ने जीता है। 63 देशों की प्रतियोगिताओं के बीच में यह खिताब 21 साल बाद भारत आया। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण हो सकता है, यह मिस नहीं है, मिसेज वर्ल्ड है। किसने जीता? सरगम कौशल ने। और यह भी यह विवाहित महिलाओं की पहली सौंदर्य प्रतियोगिता है, तो इसको जानते रहेंगे। पर्सन ऑफ द ईयर खिताब बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। तो पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 खिताब बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को सम्मानित किया गया, याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल CEO ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी NTPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD गुरदीप सिंह को S&P प्लेट्स ग्लोबल CEO ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। पूछा जा सकता प्रश्न, महत्वपूर्ण हो सकता, देख के जाएंगे इसको। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट में, एक यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत सारी चीज़ें सब छोड़ दी गई हैं। भारत की 2% से अधिक की आबादी दिव्यांग है। कभी कभी एक बार यह प्रश्न आया हुआ है, कितनी आबादी भारत की दिव्यांग है? तो 2% से अधिक लेकिन 3 से कम, इसको नज़र बना रखें। 25वां SIES राष्ट्रीय पुरस्कार, मतलब कि साउथ इंडियन एजुकेशनल सोसाइटी पुरस्कार किसको दिया गया? तो वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति उस समय थे, इन्होंने मुंबई में आयोजित एक समारोह में 25वां SIES राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया। सार्वजनिक नेतृत्व के लिए दिया गया। और किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता, पूछा जा सकता है कि किसको दिया गया है 25वां SIES राष्ट्रीय पुरस्कार, तो किसको दिया गया है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आगे हम लोग बात करते हैं युद्ध अभ्यास और ऑपरेशन से। युद्ध अभ्यास सूर्य किरण
किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच। कहाँ पे हुआ? आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी, नेपाल में। आगे हम लोग बात करते हैं इंडिया इंडो कारपेट सैन्य अभ्यास। तो इंडिया से इंडिया, इंडो से इंडोनेशिया, पोर्ट ब्लेयर में हुआ। ये कोई अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग संयुक्त अभ्यास अग्नि वॉरियर, देवलाली में हुआ। सिंगापुर सेना एवं भारतीय सेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि योद्धा या अग्नि वॉरियर का 12वां संस्करण फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। ये युद्ध अभ्यास महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे हम लोग बात करें संगम अभ्यास। भारतीय नौसेना मार्को और यूएस नेवी सील के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में हुआ। ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। संगम अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारतीय नौसेना और यूएस नेवी के बीच में। पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद किसके बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। तो कहाँ पे हुआ इस बार? 6वां संस्करण उमरोई, मेघालय में। आगे हम लोग बात करते हैं, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उसी को देखेंगे। हम लोग विविध में देखते हैं बेथ मीड को बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। किसको मिला है? बेथ मीड को बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर इसमें कुछ और महत्वपूर्ण है तो बेथ मीड को 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया। जबकि इंग्लैंड के क्रिकेट बेन स्टोक दूसरे और शीतकालीन ओलंपिक कर्लिंग चैंपियन यूब मोहेट तीसरे स्थान पर है। तो यही याद रखेंगे, बेथ मीड, इन्हीं को मिला है बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022। आगे हम लोग बात करते हैं फोर्ब्स की वार्षिक सूची में पीवी सिंधु 25 शीर्ष 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों में शामिल हैं। तो इसको अगर देखें तो पीवी सिंधु की जो स्थान हुआ है 12वां स्थान, पूरी दुनिया की महिला एथलीटों में बात हो रही है। 25 टॉप 25 में एकमात्र भारतीय हैं। और टॉप पे कौन है? जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका। तो नाओमी ओसाका के बारे में याद रखेंगे। पीवी सिंधु का 12वां स्थान है और सेरेना विलियम्स दूसरा स्थान है। आगे हम लोग बात करते हैं पाणिनि कोड के बारे में। 2500 साल पुरानी संस्कृति पहेली भारतीय पीएचडी छात्र ऋषि राज पोपट ने पाणिनि कोड को हल कर लिया है। तो इसको याद रखेंगे, किसका नाम है? ऋषि राज पोपट। नाम पोपट है लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। 2500 साल पुरानी संस्कृत पहेली भारतीय पीएचडी छात्र ऋषि राज पोपट ने पाणिनि कोड को हल किया। प्रश्न बन सकता है किसने हल किया पाणिनि कोड को। आगे हम लोग बात करते हैं मारिया टेलक्स सौर ऊर्जा की अग्रदूत थी, इसलिए उन्हें सन क्वीन कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है सन क्वीन किसको कहा जाता है? मान लीजिए कहीं बनी जाए तो मारिया टेलक्स को कहा जाता है। फिल्म RRR का सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गया और जब वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऑस्कर जीत भी चुका है। तो यह ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाला है भारत का पहला गाना है। गुजराती फिल्म छेल्लो सो को भी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किया गया। तो यह फैक्ट याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे उपन्यास है दी ओपियम ट्रॉफी, किसने लिखा? खुशवंत सिंह ने। यह भी पूछा जा सकता है। और एक और याद रखेंगे अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक किसकी है? शशि थरूर की। यह भी पूछी जा सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिवस का। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया, इसकी थीम थी समानता। उसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर मनाया गया, थीम थी समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान, एक सुलभ और न्याय संगत दुनिया को बढ़ावा देने में नवाचार की भूमिका। बहुत बड़ी थीम थी, थीम नहीं पूछी जा सकती इसकी, सिर्फ इतना याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब होता है? 3 दिसंबर। पूछा जाने का एग्जाम में इसका भी समय आ गया, कभी ना कभी पूछ लिया जाएगा। और कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं दिवस के बारे में। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को देख लेते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। जितने भी मैंने टिक लगा रखा है बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो थीम है समावेशी विकास हेतु परिवर्तनकारी समाधान, ये है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की थीम। इसको याद रखेंगे, समावेशी विकास हेतु परिवर्तनकारी समाधान। उसके बाद देखते हैं 4 दिसंबर नौसेना दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी जो थीम थी वह स्वर्णिम विजय वर्ष। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, थीम है मृदा जहाँ भोजन शुरू होता है, मृदा जहाँ भोजन शुरू होता है, इसकी थीम है। बात करेंगे 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी थीम है सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। जो इसकी थीम है वो क्या है? मानवाधिकार दिवस की सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। उसके बाद बात करेंगे 16 दिसंबर विजय दिवस। इसी दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान को जंग में हरा दिया था। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस,
22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के योगदान हेतु उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड गांव में। याद रखेंगे, इनका गांव भी महत्वपूर्ण हो सकता है। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, यह भी महत्वपूर्ण दिवस है। थीम है इस बार की इग्नाइटिंग यंग माइंड्स बाय इनोवेटिव फार्मर्स। 25 दिसंबर सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में इनके जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से सार संक्षेप यहीं पे समाप्त हो रहा है क्रॉनिकल मार्क। अब फरवरी में आगे क्रॉनिकल समाप्त होने वाली है, बहुत 1-2 टॉपिक और बचे हैं। इसके बाद मार्च और अप्रैल भी बहुत जल्दी खत्म करा दी जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो को लाइक करें। अगर आप कुछ भी सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।